नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 27 मई 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, सत्र को शुरू करने से पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक होगा मित्रता में सुरक्षा। तो दोस्तों, इसमें इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे क्वाड की, यानी क्वाड। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा काफी कर चुके हैं। तो इसकी उत्पत्ति, इसका उद्देश्य, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्वाड की क्या प्रासंगिकता है, यह नई दुनिया को एक नया आकार किस प्रकार दे सकता है, उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक है भारत जापान संकट के समय श्रीलंका की मदद के लिए मिलकर कार्य करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि श्रीलंका हमारे देश में के दक्षिण में स्थित हमारा पड़ोसी देश है और यहाँ पर यह आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो ऐसे में क्वाड मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री दोनों ने यह निर्णय लिया है कि वह श्रीलंका की मदद करेगा। इसके साथ साथ क्वाड सहायता समूह भी स्थापित किया गया है। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा टॉपिक होगा वैश्विक चिप की कमी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है, यह ऐसी कमी क्यों आई और इसकी कमी को खत्म करने में क्या चुनौतियां आ रही हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। दोस्तों, चौथा टॉपिक होगा NSCN-IM दृढ़ है क्योंकि केंद्र समाधान के लिए जोर दे रहा है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे नागा संघर्ष, नागा शांति संघर्ष, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, 2015 का फ्रेमवर्क, वर्तमान में क्या चल रहा है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें 2 उत्तर की संरचना की चर्चा करूंगा। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, सिक्योरिटी इन फ्रेंडशिप। दोस्तों, इसको पृष्ठ संख्या 8 यानी संपादकीय पृष्ठ पर आया हुआ है। इसको अंतरराष्ट्रीय संबंध से हम जोड़ सकते हैं, यानी क्वाड। तो जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित क्वाड समूह, जिसमें कौन कौन से हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अपना इंडिया है, और जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से यह 4 देशों का यह समूह है और इस तरह यह शिखर सम्मेलन कई अर्थों में यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और दोस्तों, यह दूसरा अवसर है जब चारों देशों के नेताओं ने आमने सामने बैठकर विचार विमर्श किया है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में अमेरिका में ऐसी बैठक हुई थी। तो कुल मिलाकर यह क्वाड का चौथा शिखर सम्मेलन है। तो दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, महामारी की रोकथाम के उपायों जैसे बुनियादी मुद्दों पर चर्चा के साथ इस बार आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भी ठोस पहल हुई है। यही कारण कहा जा रहा है कि क्वाड एक तरह से आर्थिक गठजोड़ और क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना को फिर से आकार देने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बीच जिस क्षेत्रीय संप्रभुता के संबंध में स्वीकृत मानदंडों को अस्थिर कर दिया, जैसे कमोडिटी और इनपुट कीमतों पर इसके नॉक ऑन प्रभाव, मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ावा देने, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करने वाले प्रभाव, कोविड-19 महामारी के दीर्घकालिक प्रभाव, इन सब के बावजूद क्वाड के इन चारों राष्ट्राध्यक्षों ने किस प्रकार इस बैठक को प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया है, तो यह कह सकते हैं कि यह सभी क्षेत्रों में अपने महत्व को बढ़ा रहा है। और इस तरह से कह सकते हैं कि यह क्वाड अब इसके तहत आर्थिक फोरम बनाने की घोषणा किया है और इस पहल से बहुत लंबे समय तक क्वाड का औचित्य और महत्व बना रहेगा। एक और कोविड महामारी से उत्पन्न स्थितियों से क्वाड सदस्यों तथा हिंद प्रशांत के देशों की अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां पैदा हुई हैं, वहीं दूसरी ओर चीन इस क्षेत्र में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के निरंतर प्रयत्नशील है। और यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्वाड या इसके तहत बनाया जा रहा आर्थिक फ्रेमवर्क चीन विरोधी कदम नहीं है। तो इस फ्रेमवर्क के 4 प्रमुख बिंदु हैं, यानी इसमें मुक्त और खुले व्यापार की बात कही गई है,
आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करने का उद्देश्य रखा गया है, ताकि कुछ जगहों पर केंद्रित होने के बजाय अलग अलग देशों से आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। आज दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन और धरती का बढ़ता तापमान सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। तो दोस्तों, आर्थिक फ्रेमवर्क में सतत विकास के लिए ऊर्जा उपलब्धता बढ़ाने तथा कार्बन उत्सर्जन खत्म करने का संकल्प लिया गया है। और चौथा बिंदु है कराधान प्रणाली को दुरुस्त करना और भ्रष्टाचार को रोकना। तो जब क्वाड शिखर सम्मेलन में आर्थिक फ्रेमवर्क की घोषणा हुई तो समूह के 4 सदस्यों के अलावा कई देशों के प्रतिनिधि भी वहां उपस्थित थे। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं यह पॉपुलेशन यानी क्वाड देशों की पॉपुलेशन चाइना, इंडिया, यूएस, जापान यहाँ पर और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर मेन हमारा इन 4 देशों को देखना है। यह देख सकते हैं कि इनकी आबादी और यहाँ पर देख सकते हैं जीडीपी। तो इस तरह से यह चीन को घेरने में यह 4 देश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इंडो पैसिफिक रीजन इंक्लूड द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, यह कह सकते हैं, और द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी एंड द मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इंडोनेशिया, यानी सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? चीन की है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है, यहां पर दिख रहा है। तो 7 ऑफ द 10th लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मीज इन द वर्ल्ड आर बेस्ड हियर, यानी यहां पर ही सारी यह व्यवस्थाएं थी। यह पॉइंट इन्हें देखिएगा। तो दोस्तों, कहने का यही मतलब है कि यह पहल हिंद प्रशांत क्षेत्र के भविष्य को निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। अभी तक क्वाड को सामरिक दृष्टि से ही देखा जाता था, अब इसमें आर्थिक आयाम भी जुड़ गया है। दूसरी अहम बात है कि इसके पहल के 50 अरब डॉलर के कोष की घोषणा हुई है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च किया जाएगा। और यह राशि किस तरह से खर्च की जाएगी यह तो अभी देखना बाकी है। पर यह काफी समय से चीन की बेल्ट रोड परियोजना के बरक्स एक वैकल्पिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहल की बात हो रही थी, अब वह साकार होती दिख रही है। तो इस तरह से यह जो शीर्षक लिया गया है इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। और यह द इवैल्यूएशन ऑफ क्वाड, इसके बारे में मैं बता ही चुका हूं। 2007 से 17 के बीच में क्वाड का कैसे यह आगे बढ़ा, बताया, पहले भी बता चुका हूं कि 2004 में जब सुनामी आया था उसी के बाद ही यह इसकी पहल शुरू हुई। 2007 में इसके गठन की बात की गई, हालांकि 2008 में ऑस्ट्रेलिया इससे हट गया, फिर 2017 में यह सक्रिय हुआ और चीन इसे एशियाई नाटो की संज्ञा दे दिया। और आज देख सकते हैं आप कि चाहे कोविड, ग्लोबल हेल्थ हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हो, क्लाइमेट चेंज हो, पीपुल टू पीपुल एक्सचेंज एंड एजुकेशन हो, इस पे सभी क्षेत्रों में क्वाड भूमिका निभा रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यह कितना प्रासंगिक हो सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, पृष्ठ संख्या 15 पर। इसे भी अंतरराष्ट्रीय संबंध से ही जोड़ सकते हैं और वह भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जापान गए हुए हैं और जिस तरह से इंडिया जापान टू वर्क टुगेदर टू हेल्प श्रीलंका ड्यूरिंग क्राइसिस। तो इस संकट के समय में जापान और भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है। तो जापान सरकार ने हाल ही में टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फूमियो किशिदा के बीच हुई बैठक के बाद कहा कि भारत और जापान संकटग्रस्त श्रीलंका की सहायता के लिए मिलकर काम करने में सहमत हुए हैं। तो इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री ने 24 मई को क्वाड शिखर सम्मेलन के मौके पर मुलाकात की और रक्षा सहित क्षेत्रों में सहयोग के अलावा मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक को साकार करने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए निकट सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता भी की। उसमें जैसे स्वच्छ ऊर्जा और निवेश के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। तो बैठक के बाद जापान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेताओं ने श्रीलंका की स्थिति पर चर्चा की और पुष्टि की कि वे मौजूदा आर्थिक संकट और देश में मानवीय स्थिति में गिरावट के आलोक में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत प्रशांत आर्थिक ढांचे को एक समावेशी ढांचे में विकसित करने के लिए मिलकर के विचार को साझा करेंगे जो इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण लाभ लाएगा। तो इस तरह से आधी सदी से भी अधिक समय से जापान श्रीलंका के शीर्षदाताओं और विकास भागीदारों में से एक रहा है। हालांकि इसके अनुदान और निवेश पर चीन या भारत की तुलना में बहुत कम ध्यान दिया गया।
दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने जनवरी से अब तक $3.5 बिलियन की सहायता ऋण के स्थगन एवं आवश्यक आयात के क्रेडिट लाइनों के माध्यम से दी है। और दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अभी कुछ दिन पहले ही श्रीलंका को 500 मिलियन अमेरिकी तेल लाइन ऑफ क्रेडिट के अलावा भारत ने डूबती अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए अतिरिक्त यूएस यानी 1 बिलियन यूएस क्रेडिट लाइन की भी घोषणा की है। और इस तरह से यूएस 1 बिलियन क्रेडिट लाइन का लक्ष्य देश में ईंधन और खाद्य लागत को समतल करना है। तो इसी तरह से जापान ने भी आवश्यक खाद्य सामग्री स्कूल भोजन कार्यक्रम के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से $1.5 बिलियन की मदद की घोषणा की है। इसके तहत जापान सरकार श्रीलंका में 15,000 शहरी और ग्रामीण लोगों तथा 3,80,000 स्कूली बच्चों के लिए 3 महीने की आवश्यक खाद्य आपूर्ति भी प्रदान करेगी। तो दोस्तों, जापान की पहल कोलंबो द्वारा जापानी भागीदारी के साथ 2 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को खत्म करने के बावजूद भी आई है। यानी श्रीलंका कहीं न कहीं देखा जाए तो कुछ गलतियां किया है। उसने भारत और जापान जैसे देशों को नजरअंदाज करने की कोशिश की थी और चीन की तरफ इसका झुकाव ज्यादा हो गया था। यही कारण है कि आज श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसके बावजूद भी मैंने क्या बताया कि कई बुनियादी परियोजनाओं को श्रीलंका ने बंद कर दिया था जापान के बावजूद, इसके भी जापान इसकी मदद के लिए खड़ा है। या कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो पड़ोस पहले की नीति के आधार पर उन्होंने जापान से यह आग्रह भी किया होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, सितंबर 2020 में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने $1.5 बिलियन की जापानी वित्त पोषित रेल परियोजना को समाप्त करने का आदेश दे दिया था। सोचिए, इन सब के बावजूद भी जापान श्रीलंका की मदद के लिए खड़ा है। तब ऐसे में कह सकते हैं कि क्वाड की बात अगर की जा रही है तो ये दोनों देश क्वाड के ही संगठन में हैं, तो क्वाड समूह में ही सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर यही बात की जा सकती है कि चीन को यहाँ पर भी घेर रहा है, क्योंकि चीन जो है यहाँ हम्बन टोटा में उसने अपना बेस बना लिया है। तो इस तरह से श्रीलंका का अब मोह चीन से हटेगा और पूरी तरह से भारत और जापान। तो यहाँ कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सामरिक दृष्टिकोण से, वैदेशिक दृष्टिकोण से भारत की यह जीत होती दिख रही है। तो यह भी महत्वपूर्ण था। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 10 पर। सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर, इसे अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं। दोस्तों, यहां पर यही बात की जा रही है, वैश्विक चिप की कमी और होती जा रही है। तो दुनिया वैश्विक चिप की कमी के बिंदु तक कैसे पहुंची, इसके पीछे क्या कारण था, इस कमी को दूर करने में क्या बाधाएं हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 के समय लॉकडाउन हो गया, वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया। ऐसे में कंप्यूटर, लैपटॉप, इस सारे इक्विपमेंट की मांग बढ़ गई और एकाएक चिप कंपनियों की तेजी से यह कह सकते हैं मांग बढ़ी। और एक तो कारण यह था। दूसरा, एक वर्तमान में यूक्रेन रूस संकट, क्योंकि यूक्रेन और रूस दोनों इस जो चिप सेट के बनाने के उपयोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के निर्यात दोनों यहां से, यानी मॉस्को पैलेडियम जैसी दुर्लभ सामग्री की आपूर्ति करता है, तो वहीं यूक्रेन जो है सेमीकंडक्टर फैब लेजर बनाने के लिए दुर्लभ गैसों की बिक्री करता है। तो कह सकते हैं कि एक तो कोविड, दूसरा ये, इन सब कारणों की वजह से वैश्विक मांग मतलब चिप की कमी गहराती जा रही है। तो यहां पर यही बात की जा रही है कि माइक्रोचिप की कमी कोविड-19 महामारी द्वारा की गई थी, जिसके कारण घर से काम करने वाले कर्मचारियों, छात्रों जैसे ऑनलाइन सेवाएं शुरू हो गई, कितने सारे फोन खरीदे गए, ऑनलाइन डेटा, और अब तो दोस्तों 5G टेक्नोलॉजी आ रही है। तो अब इस तरह से आईटी इंडस्ट्री और तेजी से आगे बढ़ेगी और ऐसे में सेमीकंडक्टर और यह चिप की मांग और बढ़ती जाएगी। तो महामारी के शुरुआती उछाल के बाद नई प्रौद्योगिकी लहरों द्वारा संचालित चिप उन्नयन की मांग एक सुपर चक्र आया और जिसमें 5G नेटवर्क, क्लाउड सेवाओं का विस्तार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इन सब के विकास की वजह से तेजी से बढ़ रहा है। और उसी समय वैश्विक लॉकडाउन,
श्रमिकों की कमी का कारण बन रहे थे, जिससे चिप उत्पादन सुविधाओं को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा और सूची में और कमी आई। तो इस तरह से यहां तक कि मौसम भी शामिल हो गया, पानी की आपूर्ति को भी प्रभावित करने के लिए गंभीर मसौदे के साथ, जिसने ताइवान में चिप उत्पादन को प्रभावित किया। इसके अलावा क्या था, अमेरिका और चीन का जो व्यापार युद्ध पिछले कई वर्षों से चला आ रहा था। इवन आप देख सकते हैं कोरोना के पहले से ही दोनों के बीच नूरा कुश्ती चल रही थी, तो ट्रेड वॉर तो चल ही रहा था। तो इन प्रतिबंधों की वजह से भी इस चिप में कमी आई है। तो इन सब चुनौतियों को, इन प्रतिबंधों को अगर हम खत्म करें तभी यह समस्या दूर हो सकती है। दोस्तों इस चित्र को देखिएगा कैसे यह चिप उपभोक्ता तक पहुंचता है। यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप, पहले स्टेप में देख सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर सेकेंड स्टेप में सिलिकॉन इग्नोट कट इनटू वेफर्स, फिर देखिए यहाँ से तीसरा स्टेप होता है, फिर ये चौथा स्टेप, फिर यह पांचवा स्टेप, फिर छठा और सातवां, और इसके बाद कस्टमर इसे प्रोडक्ट को खरीदता है। तो यह भी देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों चिप स्टॉक ट्रेड एट रिकॉर्ड लेवल्स एमिड कंपोनेंट शॉर्टेज, यह देख सकते हैं आपकी मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर 2021 कैसे तेजी से यह ग्राफ ऐसे बढ़ता चला गया। तो यह कमी लगातार बढ़ती जा रही है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसको वैश्विक स्तर पर सोचने की जरूरत है। आगे की राह यही होगी कि विश्व के बड़े खिलाड़ियों को सामंजस्य स्थापित करते हुए इस कमी को पूरा करने का प्रयास करना होगा, तभी इस समस्या को दूर किया जा सकता है। क्योंकि आज वर्तमान युग तेजी से 5G टेक्नोलॉजी जिस प्रकार डेवलप हो रही है, तो अब इसकी मांग और बढ़ेगी। तो ऐसे में इन विश्व के देशों को इसके लिए कुछ त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, NSCN-IM रिजिड एज सेंटर पुशेस फॉर सॉल्यूशन, इसे सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर यानी सिक्योरिटी के अंतर्गत डाल सकते हैं। NSCN-IM दृढ़ है क्योंकि केंद्र समाधान के लिए जोर दे रहा है। तो इस संगठन का यही कहना है कि समुदाय की राजनीतिक पहचान और उसके संविधान का प्रतीक नागा राष्ट्रीय ध्वज गैर पर काम में है। यानी जो नागा राजनीतिक मुद्दे के समाधान के लिए नए सिरे से जोर देने के बीच नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जिसे NSCN आइजैक मुइवा गुट कहा जाता है, तो NSCN-IM ने यही कहा है कि वह नागा राष्ट्रीय ध्वज के लिए सांस्कृतिक रूप से समझौता नहीं, जो कि इसमें यह कहा गया है ना कि दिल्ली के अनुसार, यानी भारत सरकार के संकेत के अनुसार, यानी नई दिल्ली के संकेत के रूप में वह स्वीकार नहीं करेगा। यही मांग की गई थी, बैठक चल रही थी जिसमें आइजैक मुइवा संगठन ने सिरे से इसको नकार दिया है और उसने कहा है कि भारत सरकार के संकेत के अनुसार नागा राष्ट्रीय ध्वज को सांस्कृतिक ध्वज के रूप में स्वीकार करना अकल्पनीय होगा, यह स्वीकारोक्ति नहीं है। तो दोस्तों यह नागा संघर्ष, यह जो शांति संघर्ष है, इसके बीच इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में हम लोग चलेंगे। तो इसकी पृष्ठभूमि में इस चित्र से भी, यह एक कह सकते हैं इमेज से आप देख सकते हैं कि 1881 से यहाँ पर देख सकते हैं नागा हिल्स बाय ब्रिटिश कॉलोनाइजर, फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नागा क्लब 1918 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, फिर जून में 9 बिंदुओं पर साइन हुआ, कब 1947 में, फिर अगस्त में भारत जब स्वतंत्र हुआ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय नागा नेशनल काउंसिल, फिर 1952 1962-63 में नागालैंड अलग राज्य ही बना। तो इस तरह से यह 2015 तक। तो आइए इसकी पृष्ठभूमि के मेन बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो यहां पर यही है कि आजादी के बाद डिस्कस कर रहे हैं कि नागालैंड के कुछ वर्गों में भारत से अलग होकर एक स्वतंत्र देश की मांग की जा रही थी, जबकि कुछ वर्ग भारत में ही रहना पसंद कर रहे थे। लेकिन उन लोगों की मांग थी कि नागालैंड को विशेष शर्तों के साथ राज्य का दर्जा दिया जाए। तो नागालैंड के विभिन्न वर्गों की उपयुक्त मांगों को संगठनात्मक रूप देने हेतु नागा राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई और जिसके नेता कौन थे? फीजो, इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, फीजो साहब थे। तो नागा राष्ट्रीय परिषद ने 1947 को नागालैंड में एक स्वाधीन राज्य घोषित कर दिया और फीजो ने भूमिगत नागा फेडरल गवर्नमेंट और नागा
फेडरल आर्मी का गठन भी कर दिया। और इस तरह से केंद्र सरकार, चूंकि भारत सरकार का गठन हो चुका था 1953 में, इस समूह पर, इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। और 1956 में नागा राष्ट्रीय परिषद ने अलग से संघीय सरकार की स्थापना कर दी। अब अपने संघर्ष में हिंसा को इसने प्रमुख स्थान दिया। और दोस्तों 1963 में ही नागालैंड अलग राज्य घोषित कर दिया गया। यानी नागा जो है, असम के नागा हिल जिले को अलग करके अलग राज्य नागालैंड बनाया गया। दोस्तों फिर जो है 1975 में फ्रीजो एवं उनकी परिषद ने केंद्र सरकार के साथ शिमला एकॉर्ड के तहत सीज फायर एग्रीमेंट पर साइन किया। और इस तरह से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत और मतभेदों को सुलझाने का भी विकल्प चुना। किंतु फिजो के शिष्यों ने, यानी इसमें आइजैक मुइवा और खापलांग, इन्होंने एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से फिजो जो नेता थे, उनके शिष्यों ने भारत से अलग देश की मांग उठाने का शुरू कर दिया फिर आंदोलन। तो इस तरह से 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का गठन कर दिया गया। और इस तरह से हिंसात्मक घटनाओं को और अंजाम ये लोग देने लगे। और दोस्तों 1988 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसमें भी आपस में फूट पड़ गई और यह दो भागों में विभाजित हो गया। पहला हो गया आईएम यानी आइजैक मुइवा गुट, और दूसरा खापलांग। तो NSCN आईएम और NSCM खापलांग। तो इस तरह से इनका गठन, यानी जो आईएम का गठन फिजो के दो शिष्यों आइजैक और मुइवा ने किया, जबकि इसका गठन खापलांग ने किया। और फिर दोस्तों 1997 में NSCN आईएम ने भी केंद्र सरकार के साथ सीज फायर एग्रीमेंट भी किया। अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हिंसा नहीं करेंगे, बल्कि बातचीत के माध्यम से शांति स्थापित करेंगे। हालांकि NSCN खापलांग ने केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष को जारी रखा और आज भी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए यह चुनौती बना हुआ है। तो दोस्तों 2015 में यहां पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों 1997 के बाद भारत सरकार और NSCN IM के बीच लगातार बातचीत जारी रही और 2015 में दोनों के बीच एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन भी हुआ। और यह फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भविष्य के फाइनल अकॉर्ड हेतु रास्ता प्रशस्त करेगा। अर्थात यह फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सिर्फ एक ढांचा उपलब्ध कराता है, जिसके तहत भारत सरकार व NSCN IM बातचीत करके एक शांति समझौते पर पहुंचेंगे। और 2015 में NSCN IM के साथ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होने के बाद केंद्र सरकार ने अन्य छोटे छोटे नागालैंड के विद्रोही संगठनों के साथ भी बातचीत की, ताकि यह वास्तविक रूप से शांति स्थापित किया जा सके और सभी को एक बृहद समझौते के तहत लाया जा सके। तो दोस्तों इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला ग्रेटर नागालिम यह मांग चल रही है। तो इसमें जो चुनौतियां क्या हैं, तो नागा शांति समझौते की जो चुनौतियां हैं वह 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। यानी नागालैंड की मांग, इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर का क्षेत्र शामिल हो, यहां ऊपर मानचित्र में देखिएगा। और दूसरा है पृथक संविधान, तीसरा है ये झंडा। इसी को लेकर के इस समय जो विवाद चल रहा है। तो दोस्तों यही जो है चुनौती है। तो NSCN IM की मांग है कि नागालैंड के अलावा आसपास के जिन राज्यों यानी असम, मणिपुर में नागा लोग जो रहते हैं, उन क्षेत्रों को मिलाकर एक बृहद नागालिम यानी ग्रेटर नागालिम, यहां पर देख सकते हैं ना, बृहद नागालिम की मांग करता है कि इसकी स्थापना की जाए। तो नागा जनजातियों के ग्रेटर नागालिम के मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के बड़े क्षेत्र शामिल हैं और इस मांग से नागालैंड के पड़ोसी राज्यों का नाराज होना स्वाभाविक है। अंततः इस बिंदु पर केंद्र सरकार व विद्रोही संगठन के बीच विवाद है जो चिंता का विषय है। तो यह जो है ये देख सकते हैं। इसी तरह से पृथक संविधान यानी NSCN की एक अन्य मांग है कि ग्रेटर नागालिम का अलग से संविधान व झंडा होना चाहिए और इसी झंडे पर ही इस समय विवाद चल रहा है। तो यही दोस्तों आगे की राह यही हो सकती है कि नागालैंड के छोटे छोटे विद्रोही संगठनों को बड़ी मांगे नहीं हैं, तो उनको पहले संतुष्ट किया जाए, फिर इन बड़े संगठनों को भी संतुष्ट करते हुए शांति समझौते को साकार रूप दिया जाए। तो इस तरह से नागा लोगों की आशंका को दूर करते हुए एक ऐसे निकाय का गठन करें जो नागालैंड समेत पूर्वोत्तर राज्यों में नागा लोगों के अधिकारों की रक्षा हो कर सके। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे और लगातार इसमें परिवर्तन होते ही रहते हैं। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। क्वाड आर्थिक गठजोड़ और क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना
संरचना को फिर से आकार देने में मदद कर सकता है। तो समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो हाल ही में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने टोक्यो में चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, तो टोक्यो में चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड के दूसरे व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन की बैठक हुई और क्वाड आर्थिक गठजोड़ और क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना को फिर से आकार देने में मदद कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संक्षिप्त में क्वाड क्या है और यह कौन सी बैठक थी, किन क्षेत्रों में सक्रिय है यानी किन क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, और उसमें भी वह अलग अलग स्वास्थ्य, सुरक्षा, ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, इन सब को यहाँ बताना है। और क्वाड देशों की वर्तमान स्थिति क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं, क्या यह प्रासंगिक है, इसका थोड़ा सा आलोचनात्मक करते हुए निष्कर्ष पे आना है आपको। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, दुनिया वैश्विक चिप की कमी के बिंदु तक कैसे पहुंची, इसके पीछे क्या कारण थे। यह लॉकडाउन, कोविड और यह यूक्रेन संघर्ष, इन सब बातों को आप चिन्हित, 5G नेटवर्क को भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब बिंदुओं की चर्चा आप कर सकते हैं। तो इस कमी को दूर करने में क्या बाधाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, उसको भी आप यहाँ पर लिखें। तो यह सब बाधाएं, जैसे यह युद्ध को शांत करना आवश्यक हो गया, तो इसके आर्थिक और सामरिक प्रभाव पर जोर देते हुए इसको चर्चा। तो इस तरह से वैश्विक चिप की कमी कैसे हुई, इस कमी को दूर करने में क्या चुनौतियां हैं, चिप कैसे उपभोक्ता तक पहुंचती है, और अंत में इसका संतुलित निष्कर्ष लिखें। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।